हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन। फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है समुच्चय व संबंध। क्योंकि 11th क्लास की जब हम शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट के साथ तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही रहता है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का माइंड सेट भी यही रहता है कि हम सेट्स एंड रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी टॉपिक से शुरुआत करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन चीज तो ये है कि किन किन को तैयारी करनी, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है। तो कुछ बातें जो लास्ट सेशन में अधूरी रह गई थी उनको मैं शुरुआत के 1-2 मिनट में कहना चाहूंगा। वैसे आप सभी को मैं पर्सनली एक और बात कह रहा हूँ कि आप मेरा जो 12 मिनट का जो सेशन है इससे पहले जो हमने आगाज किया था उसको आप जरूर सुने। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में है शायद उनका आंसर आपको वहां पर मिल जाए। और एक और बात मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि किन किन स्टूडेंट को इस एग्जाम में जो आने वाली वैकेंसीज है उनके लिए फुल एकदम तैयारी करनी चाहिए। तो अभी जो पास आउट हो चुके हैं, जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनको तो करनी है। लेकिन जो बीएससी बीएड कर रहे हैं वो 4th ईयर में जो है उनको 101% तैयारी करनी है। बीएड जो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं उनको सेकेंड ईयर वालों को भी तैयारी करनी है। और मैं तो आपको इतना तक कह रहा हूं कि अगर आप बीएससी बीएड 3rd ईयर में है और बीएड फर्स्ट ईयर में है, अगर 2 साल के कोर्स में अगर आप फर्स्ट ईयर में है, आपको 101% तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मौके को अगर भुनाना है ना तो शुरुआत बहुत जल्दी करनी पड़ती है और मौका कह के नहीं आता है, जब आता है तो फिर जल्दबाजी में निकल जाता है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर सेट्स और रिलेशन हम ये पढ़ने वाले हैं। जो भी हम पढ़ेंगे ना उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, अपना जो कोर्स है इसी चैनल पर भी है। 113 वीडियोज है उसमें 11th और 12th के, वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। क्लियर? वो व्हाइट बोर्ड पर था। अब की बार हम जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंटेंट हमारा और अपग्रेडेड होगा और सॉलिड होगा, तो उस पर भी हमारा फोकस है। साथ ही साथ अगर किसी को पूरा कोर्स एक साथ चाहिए तो आर के क्लासेज ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर परचेज कर सकता है। बहुत नॉमिनल फीस में आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं। अब हमारा आज का पहला टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार है, समुच्चय व संबंध से। एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे, उसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को, हाईली क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट हमारे चलेंगे। किसी भी टॉपिक की शुरुआत से पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्वेश्चंस। क्लियर? और वीडियो के बीच में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाने वाला हूं। आप वो वाली बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। वो बता ही देता हूं ना बाद में क्या। बीच में 11th 12th का जो मैं पार्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें, क्योंकि सबसे फेमस जो बुक है वो एसआर सैनी वाली बुक, या फिर यूनिवर्सल वाली भी आप ले सकते हैं, लेकिन एसआर सैनी थोड़ी बेटर है, हमने पढ़ी है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली ये भी कह रहा हूँ कि भाई आप एसआर सैनी से पढ़ सकते हैं 11th 12th का मैटर, तो वहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? और 11th 12th के लिए आपको अपनी बुक्स पर डिपेंड होना चाहिए। ग्रेजुएशन की जो बीएससी के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो बुक्स है उस पर डिपेंड होना चाहिए, और उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पेपर भी उसी से आते हैं। जैसे आधे राजस्थान में आपके नवकार वाली बुक चलती है और आधे में आपके जेपीएच वाली चलती है। हम जो पढ़ेंगे उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? तो अब हम शुरुआत करते हैं फाइनली सेट्स की। समुच्चय क्या है? सबसे पहले देखो समुच्चय क्या है। A well-defined collection of object is said to be sets, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है ना उसको हम समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित क्या है, ये बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, अगर मैं 10 जनों से पूछूं, 10 स्टूडेंट से पूछूं जिनको प्राकृत संख्याओं का ज्ञान है, और अगर मैं उन 10 से कोई क्वेश्चन पूछूं प्राकृत संख्याओं से संबंधित और सबका आंसर अगर एक जैसा आता है तो फिर वो समुच्चय है। मेरे द्वारा जो बोला गया सेंटेंस है वो समुच्चय, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, ये समुच्चय है या नहीं है, तो आप सोचो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर सभी के माइंड में ये चल रहा है तो इसका मतलब समुच्चय है। लेकिन अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में पूछूं कि बताओ दो फेवरेट जो क्रिकेट के प्लेयर है उनका नाम बताइए,
तो हो सकता है कि मैं शुभमन गिल और विराट कोहली जो प्रेजेंट में ट्रेंडिंग है उनका नाम बता सकता, हो सकता है कि जो अपने से जो बड़े हैं वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का नाम बता दे, और कोई बॉलर का नाम बता दे, अलग अलग तरीके से वो बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो मैं दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबका आंसर अगर अलग अलग आता है तो वो समुच्चय नहीं है। सबका आंसर अगर एक आता है तो वो वेल डिफाइन था, इसलिए वो समुच्चय। क्लियर? तो समुच्चय को आप एक बार क्लियर कर लें कि वस्तुओं या संख्याओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और नॉर्मली हमें इनको कैपिटल लेटर में लिखना होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारी बातें। क्लियर? दो सेंटेंस हमने लिखे हैं और इन दोनों सेंटेंस पर हमें डिस्कस करना है कि ये सेट्स हैं या नहीं है। 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं, सबका ही आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, यही आंसर होगा। तो बिल्कुल ये सेट्स हैं, ये समुच्चय हैं। 2 बड़े खिलाड़ियों का नाम, तो आप अपने अनुसार कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी का आंसर यूनिक होना संभव नहीं है, तो यहां पर ये सेट्स नहीं होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं संख्याओं के जो संकेत हैं, बेसिक जो नोटेशन है उनके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्लियर? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, होल नंबर। देन इंटीजर, इसको I से और Z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नेगेटिव भी आ जाते हैं इसमें, 0 और सारे पूर्ण संख्याएं भी आ जाती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिसमें ऊपर वाले तो सारे ही आते हैं, साथ ही साथ इसमें फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं। क्लियर? और इसमें अशांत आवृत्ति वाली जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, इनको लेकर कई बार रीट वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें कंफ्यूज कर देते हैं परिमेय और अपरिमेय में। शांत और अशांत, शांत तो इसमें ही आएगी डेफिनेटली परिमेय में, क्योंकि 0.5 को आप 1/2 लिखकर भिन्न के रूप में बदल देते हो, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि यार ये तो भिन्न है और परिमेय होगी। लेकिन जो अशांत संख्याएं होती है, अशांत दशमलव वाली, उसमें आपको ये देखना कि वो आवृत्ति है, यानी इसमें कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है या नॉन रिपीटिंग टाइप की। अगर रिपीट होने वाला है तो फिर वो परिमेय में जाएगा, और नॉन रिपीटिंग है तो फिर अपरिमेय में जाएगा। क्लियर? अपरिमेय संख्याओं को आप QC से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें √2, √3 इस टाइप की, जिनका पूर्ण वर्गमूल आप नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके ये जो पाई है ना, और E log का बेस, और अशांत अनावृत्ति वाली नॉन रिपीटिंग वाली जो संख्या है वो आपके अपरिमेय में जाएगी। इसको लेकर भी आप अपने आप को क्लियर कर लें। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है। पाई की वैल्यू आपको सिखाई जाती है कि 22/7 होती है। तो ये तो भिन्न हुई, और भिन्न होने की वजह से फिर इसको तो किस में जाना चाहिए? इसको तो जाना चाहिए आपके परिमेय में, जबकि ये तो आपके अपरिमेय में है। तो वास्तविकता है कि पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। जो 10th तक हमें ये सिखाया जाता था कि हमारी कैलकुलेशन जो है गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि पाई की वैल्यू निकालते हैं 3.14, आगे अलग डिजिट आ जाती है, और 22/7 में भी 3.14 और आगे चेंज डिजिट आ जाती है। तो पॉइंट के बाद में 2-3 डिजिट इनकी सेम होने की वजह से अप्रोक्स ये समान होती है, बाकी परफेक्ट ये इक्वल नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्याओं में ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, साथ ही साथ log का जो बेस है E, पाई और अनावर्ती वाली संख्या, नॉन रिपीटिंग वाली। वास्तविक संख्याओं में ये ऊपर जितने भी आपके लिखे हुए हैं ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, आयोटा को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो रियल नंबर। एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो सबसे छोटा गोला है आपके नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर को कवर करने वाला है होल नंबर। होल नंबर को कौन कवर कर रहा है? इंटीजर। इंटीजर को कौन कवर कर रहा है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्लियर? यानी जैसे जैसे सर्किल बड़े होते जा रहे हैं तो अंदर वाली संख्या उसमें समाहित है, लेकिन रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इट मीन्स अपरिमेय संख्याओं में एक भी परिमेय संख्या शामिल नहीं है, ये दोनों सेपरेट पार्ट है। क्लियर? और दोनों को अगर शामिल कर दें तो फिर क्या बन जाता है? आपके रियल नंबर बन जाता है। क्लियर? इसको भी आप अपने माइंड में रखें हमेशा, ये आपके बहुत यूजफुल है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें समुच्चय को लिखने की विधियों पर हम विचार करने वाले हैं कि समुच्चय को आप कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है? इसमें अवयवों को आप क्या करते हैं? एक एक करके बिना पुनरावृत्ति के मजले कोष्टक में लिखते हैं। यानी जो हम नेचुरल नंबर नहीं लिख रहे थे कि ये वास्तव में ये जो फॉर्मेट है ना, ये रोस्टर फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं?
एक एक एलिमेंट को आप बिना रिपीटेशन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यही रोस्टर फॉर्म है। क्लियर? और रोस्टर फॉर्म में क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप 2 1 3 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। क्लियर? तो क्रम को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं आपको पूछी गई है तो 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं और इसको आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर? तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, किसी भी नंबर को आप, जो भी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको आप एक एक करके दिखाएंगे। अगर वो काउंटेबल है तो, अनकाउंटेबल है तो भी आपको डैश डैश लगाना ही पड़ेगा। काउंटेबल है तो एक एक करके आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि इतने नंबर है, इसमें बीच में कोमा लगाना है। क्रम का आपको, मतलब क्रम को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। जैसे मैंने 2 3 4 लिख दिया, फिर पता चला कि यार 1 तो भूल गए, तो 1 को आप लास्ट में लिख सकते हैं। क्लियर? एक तो हो गया रोस्टर रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि इसमें लिखा तो कर्ली ब्रैकेट में जाता है, लेकिन एक एक संख्या को नहीं लिखते हैं, इसमें नियम को ही कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसमें नियम को एक्स सच दैट एक्स और वो नियम इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर? जैसे कि इसी को मैं रोस्टर फॉर्म से अगर समुच्चय निर्माण रूप से लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म को अगर समुच्चय निर्माण रूप में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, इनको देखकर मैंने पता लगाया यार ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन सारी नहीं है, ये तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो फिर मैं उनको शब्दों में लिख देता हूं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी हो। क्लियर? उसके बाद में रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक डेफिनेशन है रिक्त समुच्चय, यानी किसी समुच्चय में कोई संख्या नहीं आती, खाली है वो, तो ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, जो खाली हो। और इसको आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे तो भी वो रिक्त समुच्चय का संकेत है। क्लियर? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रिक्त समुच्चय का ही, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सेट है एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसको कैसे रीड करते हैं, यानी आपको इस सेट में ऐसे x लेने हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करे, साथ ही साथ 2 से बड़े हो और 3 से छोटे हो, यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं बताओ जो 2 से तो बड़ी हो 3 से छोटी हो। तो फिर उसमें आपका आंसर होगा कि यार 2 से बड़ी 3 से छोटी तो कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। 2 के बाद सीधा जंप किस पर लगता है, 3 पर लगता है। यहां पर इक्वल लगा देना तो 3 शामिल हो जाएगा, इक्वल नहीं लगाएंगे तब तक शामिल नहीं है, तो फिर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर? परिमित समुच्चय, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखो कई बार क्या लगता है कि जब बात ये हुई कि 0 से शुरुआत करेंगे तो कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपको लगता है कि यार बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपको फिर भी आपको उतने ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर बार नया सीखने को मिलता है। जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसी छूट जाती है, स्पीड बढ़ाने में, स्किप करने में ऐसी कुछ बातें छूट जाती है जो आपके लिए जानना जरूरी था, या ऐसे दबे हुए कॉन्सेप्ट भी निकल कर आते हैं। क्लियर? तो अपने आप को और ज्यादा शार्प करना है, और ज्यादा अगर क्लियर करना है, आराम से इजी होकर पढ़िए। आपको 1-1.5 घंटे की क्लास मिलेगी डेली, और आप 1-1.5 घंटे भी अगर मान लो अपनी क्लास को ज्वाइन करते हैं और अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मैथ्स वैसे ही मैं मजबूत कर दूंगा। क्लियर? परिमित समुच्चय क्या होता है, अगर किसी समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो गिनती के हैं, काउंटेबल हैं, तो वो परिमित समुच्चय। जैसे कि एक समुच्चय आपके सामने ये है और एक समुच्चय आपके सामने ये है, इसमें 1 2 3 के बाद में मुझे डैश डैश लगाना पड़ा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। जबकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें एंडिंग तक 1 2 3 4 आगे कोई डैश डैश नहीं है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल है, 4 है। क्लियर? परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें सीमित संख्या में अवयव हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक सेट देता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी ऐसे एक्स जो जेड में बिलोंग करते हो, साथ ही साथ -2 से बड़े हो और 3 से छोटे हो, यानी ऐसी पूर्णांक संख्याएं बताओ जो -2 से तो बड़ी हो और 3 या 3 से छोटी हो। तो -2 तो नहीं आएगा उसमें, लेकिन -1 0 1 2 3 तक आ जाएगा उसमें। क्लियर? तो ये नंबर आ गए और जो आपके परिमित समुच्चय का उदाहरण है। उम्मीद है कि दोनों स्लाइड में आपको दिक्कत नहीं होगी, और अभी खूब सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। मतलब आप
100+ क्वेश्चन एक टॉपिक में उम्मीद कर सकते हो, 100+। क्लियर? और हर एक का यूनिक मेथड और ट्रिक बेस पर मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप क्वेश्चन को किसी भी लेवल पर जाकर हैंडल करने का दमखम दिखा पाएंगे। अपरिमित समुच्चय, यदि समुच्चय में अनंत अवयव और आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत महंगे कोर्सेज परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको कंटेंट जो है ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। कोई मेरे दिमाग में जल्दबाजी नहीं है और कोई भी आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट के बाद थर्ड और फिफ्थ 10th ऐसे वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाने वाले। रेगुलर बेसिस पे आपको डेली क्लास मिलेगी, वीकली 5 से 6। संडे तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं और बाकी 5 से 6 वीडियोस आपको वीकली मिलेंगे। क्लियर? अपरिमित समुच्चय की अगर हम बात करें तो अगर किसी समुच्चय में अनकाउंटेबल एलिमेंट हो, यानी अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि x such that x belongs to R, यानी एक समुच्चय जिसमें ऐसे x लिखने जो रियल नंबर हो, साथ ही साथ 1 से तो बड़ी हो और 2 या 2 से छोटी हो। अगर यही मैं नेचुरल, अगर मैं यहां पर n कर दूं ना, तो ये काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको ऐसी प्राकृत संख्याएं बतानी जो 1 से बड़ी हो और 2 या 2 से छोटी हो, तो उसमें केवल 2 ही शामिल होगा। लेकिन जब मैं R लिखता हूं ना, तो फिर इसमें मामला गड़बड़ है, क्योंकि इसमें 1 से तो बड़ी और 2 या 2 से छोटी रियल नंबर जब लिखोगे तो 1.1, 1.11, 1.1 से आगे जाने में आपको बरसों लग जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आप एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाना चाहते हो तो उसके बीच में बहुत सारे नंबर है। आप अगर इस नंबर लाइन को जूम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ तो मामला बहुत भारी है, पिक्सल खुलते जाएंगे और संख्याएं बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं पॉसिबल है 1 से 2 के बीच, वो उसमें शामिल होगी। तो ऐसी संख्याएं सारी तो लिख नहीं पाएंगे, तो वो आपके क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सभी भी क्या है, आपके अपरिमित समुच्चय का ही उदाहरण है। क्लियर? अंतराल रूप, देखो हमने यहाँ पर समुच्चय को लिखने के 2 मेथड पढ़े हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, और अब मैं पढ़ रहा हूं अंतराल रूप। अंतराल रूप क्या होता है? देखो, इसमें वास्तविक संख्याओं की डेंसिटी ज्यादा होती है। भाई वास्तविक संख्याओं की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अतः उन्हें अंतराल रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक अवयव को लिखना पॉसिबल ही नहीं होता है, एक एक अवयव को लिखना पॉसिबल ही नहीं होता है। आप यहां पर ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं अंतराल रूप में कि 1, 1.1 एंड सो ऑन, क्योंकि एंडिंग भी तो आ रही है यहाँ पर। तो ऐसे रोस्टर रूप में लिखना संभव ही नहीं है, इनको वास्तविक संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना संभव ही नहीं है। अगर आप इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिख रहे हो कि 1.1, 1.2, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1.1 के बाद में 1.2 आ गया होगा और कुछ है ही नहीं, जबकि 1.1 और 1.2 के बीच में करोड़ों अरबों खरबों संख्याएं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर वास्तविक संख्या, यानी जब भी आपके वास्तविक संख्याओं को लिखना हो तो आपको यहाँ पर अंतराल रूप में लिखना पड़ता है। और अंतराल रूप में कैसे लिखा जाता है? 2 तरीके के अंतराल में लिखना है, बंद अंतराल, खुला अंतराल, और बाकी सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज भी आप कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले बंद अंतराल की बात करते हैं। बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, ए और बी, और बाहर हम बड़ा कोष्टक जैसे लगाते हैं। क्लियर? इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे लिखते हैं? x such that x belongs to R, हमेशा ही इस पोजीशन पर R ही रहेगा अंतराल में, क्योंकि ये रियल नंबर का ही है। x such that x belongs to R, जहां पर x क्या है, a या a से तो बड़ा हो एंड b या b से छोटा हो। क्लियर? जैसे कि इसी को नंबर लाइन पर समझते हैं। a और b 2 अंतिम छोर की संख्या है, जिनको मैंने a और b को डार्क कर रखा है, और डार्क करने का मतलब ये होता है कि a और b भी शामिल है और बीच में जितनी भी संख्या है वो भी शामिल है। क्लियर? खुले अंतराल की मैं बात करता हूं, जिसको ऐसे छोटे कोष्टक में लिखा जाता है, x such that x belongs to R, a less than x less than b। क्लियर? इसमें क्या होता है, a और b को छोड़कर जितने भी बीच वाली संख्या है वो सब शामिल रहती है। और ऐसे लिखा हो, a की तरफ तो क्लोज और b की तरफ ओपन हो, तो इसमें कैसे लिखते हैं, a लेस देन इक्वल x, यानी a की तरफ तो इक्वल आएगा क्योंकि a शामिल है, b की तरफ इक्वल नहीं आएगा क्योंकि b शामिल नहीं है।
यानी अगर संख्या रेखा पर अगर हम लिखें तो ए और बी में ए तो डार्क हो जाएगा क्योंकि ए तो शामिल है, बी को आपको खुला ही रखना है और बीच वाले तो शामिल होंगे। क्लियर? यही बात उल्टा अगर ए की तरफ ओपन और बी की तरफ क्लोज कर दें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a लेस देन x एंड लेस देन इक्वल b, अब की बार b शामिल है। क्लियर? a को मैंने भरा नहीं है और b को हमने भर दिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको अंतराल रूप भी समझ में आ गया होगा। अंतराल रूप के क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अब स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका एग्जाम्पल लेना जरूरी है। एग्जाम्पल है कि यहां पर आपको इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो, अंतराल 1 2 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये बातें बहुत बेसिक है वैसे तो, लेकिन जो भूल जाते हैं या शुरुआत करते हैं तो ऐसे ही देखना है। क्लियर? अंतराल रूप में लिखना, आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है। इधर लिख दो आप 1 और इधर लिख दो आप 2। देखो 2 की तरफ क्लोज है ना, तो इसको तो आप कर दो डार्क, गहरा, और इसको आप खुला ही रख दो और बीच वाली सारी ही संख्याएं इसमें शामिल है। क्लियर? तो देखो यहां पर फिर इसमें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी इस समुच्चय में ऐसे x आएंगे, ऐसी संख्याएं आएगी जो वास्तविक हो, साथ ही साथ 1 से तो हो बड़ी और 2 या 2 से क्या हो, छोटी हो। 1 से तो बड़ी हो, 2 या 2 से क्या हो, लेस देन। क्लियर? तो ये अंतराल रूप है और इसी को अगर मुझे इस समुच्चय निर्माण को अगर अंतराल रूप में लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 की तरफ ओपन और 2 की तरफ क्या लगा लूंगा, क्लोज लगा लूंगा। क्लियर? अब हम टॉपिक ले रहे हैं, देखो उपसमुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब इसके जो पार्ट हैं या इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल, उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने क्या डिस्कस किया, सबसे सेट क्या होता है, जनरल नोटेशन, फिर और एक समुच्चय को लिखने के जो तरीके, जिसमें रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, और एक आपकी इंटरवल फॉर्म अंतराल रूप हो गया। कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, परिमित, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय। क्लियर? अब हमारा टॉपिक जिसमें उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो अनेक फंडामेंटल है उनको भी हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसेट की। देखो, किसी समुच्चय जिसमें n अवयव है, यदि किसी समुच्चय जिसमें कितने अवयव हैं, n अवयव है, तो उसके 2 की पावर n कुल उप समुच्चय होंगे। एक समुच्चय जिसमें n अवयव है उसके कुल 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं। क्लियर? अब घात समुच्चय, पहले मैं इसको और इसको दोनों को एक साथ आप लोगों को डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर एक सिंगल एग्जांपल से दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। घात समुच्चय क्या होता है, देखो कि एक समुच्चय जिसमें n अवयव है उसके कुल कितने उप समुच्चय हो गए, 2 की पावर n। अब ये जो 2 की पावर n उप समुच्चय है ना, उनका अगर हम सेट बना देते हैं, उप समुच्चयों का अगर समुच्चय बना देते हैं तो इसको घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। क्लियर? अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि A एक समुच्चय जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और उसके उप समुच्चय हमें लिखने हैं और पावर सेट भी हमें लिखना, घात समुच्चय। तो देखो यहां पर ये आपके सामने है, थोड़ा टाइम बच जाएगा, एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो A में कितने एलिमेंट है, 3 है। अगर मुझे केवल उप समुच्चयों की संख्या ही जाननी हो ना तो 2 की पावर n, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो उप समुच्चय 2 की पावर 3, इट मींस 8 एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर? अब एक एक उप समुच्चय डिटेल से आप देखो, उप समुच्चय कैसे बनेंगे। सबसे पहले फाई, रिक्त, कोई भी जिसमें अवयव नहीं हो। फिर इस सेट में जितने भी अवयव हैं उसमें से एक एक सिंगल सिंगल को लेकर बनाओ, 1 2 3 सिंगल सिंगल से हो गए। अब फिर 2 2 ले लो कॉम्बिनेशन, पहले 1 2 ले लिया, फिर 1 3 और फिर 2 3, यानी 2 का कोई भी जोड़ा नहीं छूट रहा है। क्लियर? 2 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 और 2 1 एक ही बात है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में क्रम का महत्व नहीं होता है। क्लियर? 1 2 1 3 2 3 हो गए। अब 3 अवयवों की बारी आएगी तो 1 2 3 हो गए कंप्लीट,
गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। पावर सेट क्या होता है, ये जितने भी है ना, ये जितने भी उपसमुच्चय उनके बाहर बस ये कर्ली ब्रैकेट और लगा दो। ये कर्ली ब्रैकेट अगर हम लगा देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाता है, पावर सेट उस समुच्चय का बन जाता है। क्लियर। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया अब तो, हालांकि ये कि किसी समुच्चय ए अगर 1 2 3 इसमें अवयव 3 है तो उसके अरिक्त समुच्चयों की संख्या कितनी। तो देखो हर एक जो समुच्चय होता है ना, उसमें जब भी उप समुच्चय बनते हैं तो फाई हमेशा ही आता है, नहीं एक रिक्त आता है और बाकी अरिक्त होते हैं। अगर आपको कुल उप समुच्चय पूछे तो 8 है, लेकिन अरिक्त उप समुच्चय पूछे तो फिर 8 में से ये वाला हट जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अगर इस समुच्चय में 4 अवयव होते हैं तो उप समुच्चय तो हो जाते हैं 2 की पावर 4 यानी 16, और अरिक्त पूछे तो फिर 15 ही रह जाते हैं। क्लियर। तो ये बात भी आपको नोटिस करनी चाहिए। उम्मीद है कि पावर सेट आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एप्सिलॉन और बिलोंग भी कह सकते हैं, और सबसेट का प्रयोग, दो नोटेशन है, उनको कैसे यूज में लिया जाता है। क्लियर। किसी अवयव की समुच्चय में उपस्थिति बताने के लिए बिलोंग तथा अनुपस्थित हो तो डज नॉट बिलोंग लगाते हैं, नॉट बिलोंग लगाते हैं। अवयव शब्द लिखा मैंने कि कोई अवयव किसी समुच्चय में अगर है, कोई अवयव किसी समुच्चय में अगर है तो बिलोंग का साइन आएगा, अदरवाइज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। क्लियर। सबसेट और नॉट सबसेट का भी देख लो, फिर एक एग्जाम्पल से हम इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सबसेट का चिन्ह कब आता है, किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में अगर विद्यमान हो तो सबसेट का चिन्ह है। ऊपर वाले में तो क्या है कि कोई अवयव समुच्चय में अगर एग्जिस्ट करता है तो बिलोंग, और अवयव अगर समुच्चय में एग्जिस्ट नहीं करता है तो नॉट बिलोंग। क्लियर। यानी उसमें अगर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट बिलोंग आएगा। क्लियर। सबसेट में क्या होता है कि इधर भी सेट और इधर भी सेट। अब आपको ये देखना कि इधर के सेट के सभी एलिमेंट अगर इस सेट में हैं तो सबसेट, अदरवाइज नो सबसेट। क्लियर। ये एग्जाम्पल क्लियर कट कर देगा दोनों ही डेफिनेशन को। देखना आप A12 और PA में आपके ये इसी का पावर सेट है, 5 1 2 और 1 2। आपको सूटेबल नोटेशन यहां पर अप्लाई करना है। 1 और A, अच्छा यहां पर A लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बताओ 1 इसका क्या है, अवयव है ना। इस एक का कर्ली ब्रैकेट ये बाहर वाला रहा, उसके अंदर जो कोमा कोमा करके लगा रखे हैं वो A के अवयव होंगे। जैसे P1 का कर्ली ब्रैकेट ये रहा, उसके अंदर जो ये कोमा के बीच में जो लिखा हुआ ना, जैसे ये पूरा ये P1 के हम अवयव हुए। क्लियर। 1 एक इनके बीच में चिन्ह क्या आएगा, तो बिलोंग का आएगा। क्यों, क्योंकि 1 इसमें मौजूद है इस वजह से। और उसी 1 के बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट लगा लो ना तो ये फिर अवयव नहीं है, ये A का क्या है, उपसमुच्चय। देखो ना ये पावर सेट कैसे बनता है, इस A के उपसमुच्चय से तो बनता है। ये अंदर जो लिखे हुए ना ये इसके उपसमुच्चय है, किसके, A के। तो इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें है क्या, डेफिनेटली है, तो यहां पर सबसेट का चिन्ह आएगा। फिर 1 के आगे अगर PA है ना तो फिर ये जो है ना 1 PA का तो अवयव हुआ, 1 PA का तो अवयव हुआ ना, क्योंकि PA का कर्ली ब्रैकेट ये, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है ये इसके अवयव का काम करेंगे, तो यहां बिलोंग आएगा। ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, यहां पर ये बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करनी है, कौन किसका अवयव है, कौन किसका उपसमुच्चय है। फाई की बात करते हैं। फाई PA के लिए क्या कर रहा है, उपसमुच्चय, इसका अवयव का काम कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, बिलोंग का चिन्ह आएगा। फाई A का क्या है, तो फाई A का उपसमुच्चय है ना, क्योंकि फाई में तो क्या है, कुछ नहीं, A में क्या है 1 2, क्या इसके सभी अवयव इसमें हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उल्टा सोचो। अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि यार ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, अगर मान लो कि आप अगर ये कह रहे हो कि ये तो इसका उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नहीं, तो फिर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताओ इसका कौन सा अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा आपको,
आप बता ही नहीं पाओगे। भाई अगर उपसमुच्चय नहीं है तो बताओ ऐसा कौन सा दिख गया जो इसमें नहीं है, दिखा ही नहीं ना। तो ये इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। क्लियर। तो फाई क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर। 2 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है और ए, तो देखो ना ये 2 अवयव अगर होता तो 2 के बाहर कुछ नहीं आता, कर्ली ब्रैकेट लगा रखा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं फाई की, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से। फाई के बाहर भी मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, क्या ये फाई के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ये सिंपल जब फाई था ना तो ये इसमें बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब ये इसके उपसमुच्चय का काम करेगा, तो यहां पर क्या आएगा, सबसेट आएगा। क्लियर। और ए और पी ए तो यहां पर लिखा हुआ 1 2, ये ए है ना, ये ए तो है, तो बताओ ए पी ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, डेफिनेटली बिलोंग करता है, तो यहां पर बिलोंग का चिन्ह है। ऐसे और भी प्रैक्टिस के लिए अगर हम क्वेश्चन लेंगे ना तो ये बिलोंग और सबसेट का जो फंडा है अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक, ये दोनों डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ गई। आज का हमारा उद्देश्य है कि समुच्चय के जो कॉन्सेप्ट है उनको पूरा करना। क्लियर। पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट की मैं बात कर रहा हूं। पूरक समुच्चय, जैसे आप इमेजिन करो आप किसी क्लास में हैं, आप मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और उस स्कूल में बहुत सारी क्लास है। क्लियर। आपका एक कमरा है, ऐसे कई कमरे हैं और भी खाली मैदान भी है, पेड़ पौधे लगे हुए, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम सभी है। क्लियर। आप जिस कमरे में बैठे हो वो आपका सेट हुआ, और उसके आउटर जो पार्ट है ना, स्कूल का जो आउटर पार्ट है, यानी आपके कमरे के अलावा जो स्कूल में बचा हुआ जो स्पेस है ना, वो आपका पूरक होगा। वो क्या हो जाएगा, उसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। तो पूरक क्या है, यदि ए कोई समुच्चय हो तो उसका पूरक समुच्चय ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए डैश कैसे निकालते हैं, जैसे ये पूरी स्कूल है और ये आपका वो कमरा है जिसमें आपकी क्लास बैठती है, तो अगर मुझे इसका पूरक निकालना होगा ना तो स्कूल का जो रिमेनिंग स्पेस है वो उसका पूरक हो जाएगा। क्लियर। और उसको निकालते कैसे, ए डैश को कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दो, वो आपका क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि u इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 5 तक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि a में अगर आपके 2 और 4 है, तो बताओ a डैश क्या होगा, तो a डैश u माइनस a, यानी u माइनस a, इसमें से 1 2 3 4 5 में से 2 4 हट जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 1 3 एंड 5, ये आ जाएगा। क्लियर। यहां पर मैंने u माइनस a लिया, अंतर लिया, ये कैसे लेते हैं इस टॉपिक में समझ लेते हैं। समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर कैसे लेते हैं, जैसे a माइनस बी लेना हो तो कैसे लेते हैं, a में से उन अवयवों को हटाना है जो b में उपस्थित है। जैसे कि यहां पर हुआ u माइनस a लिया ना, तो u तो क्या है 1 2 3 4 5, a में क्या है 2 4 है ना, a में आपकी क्या है 2 4 है, तो इसमें से इसको हटाना है, इसका मतलब इस सेट के वो अवयव हट जाएंगे जो इधर दिख रहे हैं। a माइनस बी का मतलब है कि a में से उनको रिमूव कर दो जो b में दिखाई दे रहे हैं, तो 2 और 4 रिमूव हो जाएंगे और बाकी 1 3 5 आ जाएगा। ये तो यही मैंने यहां पर a माइनस बी के बारे में लिखा है कि a में से उन अवयवों को हटाना जो b में उपस्थित है। ऐसे ही b माइनस a क्या है, b में से उन अवयवों को हटाना जो a में उपस्थित है। क्लियर। अब आप देखिए आगे, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चयों के सभी अवयव शामिल हो। यूं समझो आप, मैं 2-3 सेंटेंस बोल रहा हूं, एक तो आपकी स्कूल, और उस स्कूल में एक क्लास 11th C है, एक 10th B है, मतलब मैंने 3 सेंटेंस बोले, एक तो स्कूल हो गई और उसी स्कूल में 11th C 10th B और 6th क्लास ऐसे बोल दिया, तो 4 सेंटेंस बोले हैं। उसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो वो स्कूल, क्योंकि स्कूल में वो सारी क्लासेस शामिल है, सारी क्लासेस जो है वो शामिल है। तो ऐसा समुच्चय जो विचाराधीन, यानी जितने सेंटेंस में चर्चा की गई है, जितने सेंटेंस हमें बताए गए हैं,
जिन पर हम विचार करें उसमें जो सबसे बड़ा होगा ना वो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ऐसा समुच्चय जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चयों के अवयव शामिल हो। क्लियर। अब वेन डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम क्या होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शानदार टॉपिक है और इससे आपको ए और बी चाय पीते हैं, बी और सी कॉफी पीते, इतने लोग कॉफी पीते हैं, और डी और सी प्रकार में इतने प्रकार के जो है जूस पीते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए ये वेन डायग्राम बहुत अच्छे से काम करेगा। तो वेन डायग्राम का फंडा भी हम समझ लेते हैं। वेन आरेख क्या है, देखो जैसे हम पहले कुछ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन सबके वेन डायग्राम बना रहे हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, देखो हमेशा इसको यूनिवर्सल सेट में कवर करना है। ए यूनियन बी का मतलब है कि दो गोले बनेंगे और दोनों को ही डार्क करना, क्योंकि डार्क करने का मतलब है जिस ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल हो, तो ये आपके ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ओनली कॉमन, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ना वो इसमें आएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए माइनस बी यानी ए में से उस पार्ट को हटा देंगे जो बी के साथ कॉमन है, तो यह आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ए में से उस पार्ट को हटाना जो बी में भी मौजूद है। क्लियर। ऐसे ही बी माइनस ए में किसको डार्क करना है, केवल बी वाला पार्ट, क्योंकि ए में ए वाला पार्ट तो हट जाएगा। क्लियर। ए डैश को डार्क करना है, तो ए तो ये रहा, तो ए का आउटर जो पार्ट हो जाएगा ना, भले ही वो बी में से पार हो, जिसको डार्क कर रखा है इसका मतलब वो आंसर है। ए डैश का मतलब ए का आउटर पार्ट, बी डैश का मतलब बी का आउटर पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया ये वाला। अब इसका डैश का मतलब है कि इसके अलावा जो है, तो इसके अलावा जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी तो ये रहा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, तो जो इसके अलावा है तो आउटर पार्ट को डार्क कर। क्लियर। अब देखिए आप यहां पर समुच्चयों का कार्तीय गुणा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कहां तक चलने वाला है, ये लास्ट स्लाइड ले रहे हैं आज के टॉपिक की। आज की जो क्लास है इसकी लास्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट हमारे लगभग समुच्चय से संबंधित पूरे हो जाएंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा कैसे करा, दो संख्याओं का गुणा तो हम करवाते हैं, लेकिन समुच्चयों का कार्तीय गुणा कैसे होता है, और ये कार्तीय गुणा जो है आगे मुझे संबंध को समझाने में काफी हेल्प करेगा। तो इस कार्तीय गुणा को आप समझे। एक समुच्चय है ए जिसमें स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट है, और उसमें कितने एलिमेंट है, तो मैं कह रहा हूं पी एलिमेंट है। ऐसे ही बी सेट है जिसमें स्मॉल बी टाइप के एलिमेंट को नोट कर दिया, उसमें कितने एलिमेंट है, तो क्यू एलिमेंट है। तब अगर ए में पी एलिमेंट है और बी में अगर क्यू एलिमेंट है ना, तो ए क्रॉस बी जो कार्तीय गुणा हम निकालेंगे वो किस प्रकार लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट और ए क्रॉस बी इसमें पेयर में आएंगे, युग्म रूप में आएंगे, ए बी युग्म का आएगा, जिसमें ए क्रॉस बी ले रहे हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट तो होगा आपके ए का और सेकंड एलिमेंट होगा आपके बी का। क्लियर। और मुझे अगर बी क्रॉस ए निकालना हो ना, तो उसमें युग्म जो आएगा उसमें पहली स्थिति पर जो अवयव आएगा वो बी का आएगा और दूसरी स्थिति पर जो अवयव आएगा वो ए का आएगा। क्लियर। और अगर मुझे अवयवों की संख्या पूछी जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, तो वो आ जाएंगे पी इंटू क्यू। इन सभी बातों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए ए मैंने लिखा है 1 2 और बी मैंने लिखा है उसमें ए बी है, और मैं आपको ये पूछ रहा हूं ए क्रॉस बी आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो इसका अवयव ले लो, क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो पेयर में युग्म में पहला अवयव आएगा ए का, तो 1 के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ 1a एंड 1b, फिर 2a और 2b, ये आपके ए क्रॉस बी हो गए। इसको कहते हैं कार्तीय गुणा। यूं नहीं कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो ए से, 2 को मल्टीप्लाई कर दो बी से, यूं नहीं लिखते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपके कार्तीय गुणा। अब स्टूडेंट यहां पर ए क्रॉस बी के अगर बाई चांस, क्योंकि मुझे ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये मैं संबंध की भूमिका बनाना चाहता हूं। संबंध क्या होता है, जो मेरा अगला ही टॉपिक है ना,
उसको रिलेट करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा खींच दिया कि अगर ये एक रो ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, कार्तीय गुणा आपने निकाल लिया आपके सामने है, अगर इसके भी उप समुच्चय बनाने हो तो क्या खास बात है। देखो ना, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4, ये अवयव है। तो बताओ कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। और वो 16 यहां पर मैंने बना रखे हैं। सबसे पहले रिक्त समुच्चय, फिर एक एक ले लिया, 1a 1b 2a 2b, फिर इसके दो दो कॉम्बिनेशन 1a 1b, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ऐसे ये दोनों, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ऐसे तीन तीन का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे, और फिर लास्ट में चारों। तो इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक संबंध। इसको और ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचने वाला हूं, बस मैं आपसे एक उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो हमने पढ़ा है ना, इसको आपने ध्यान से सुना होगा, बहुत सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ बातें फिर भी अगर अनसुलझी रह जाती है ना आपके, तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि एक टॉपिक एक लेक्चर में खत्म तो नहीं होगा, ऑब्वियस है कि उससे रिलेटेड 4 से 5 लेक्चर तो आएंगे ही सही। तो जब इससे 100+ जब क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो उसमें वो सारी क्वेरीज सोल्व हो जाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाएंगे। बेसिक जो हमने वो आज डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे जुड़ पाएँ। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।